सीजर दिमाग में होने वाली एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इसको हम अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, दिमाग उत्तेजित होकर के और शरीर की क्रियाओं को बहुत तेज कर देता है। तो इसको हम एक सीजर बोलते हैं, या दौरा बोलते हैं, या अटैक बोलते हैं, या फिर मिर्गी का अटैक बोलते हैं। प्रायः ये दिमाग के किस हिस्से से ओरिजिनेट हुआ है, वहां से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस टाइप के इसके लक्षण हो सकते हैं। तो अगर हम मुख्यतः बात करें तो इसमें शरीर का अकड़ जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, दांत का कस जाना, आंखें पलट जाना, और उसके बाद में शरीर का हिलना, झटके देकर के कंपन होना, और उसके बाद मुंह से झाग निकलना, जुबान कट जाना, यूरिन और टॉयलेट का पास हो जाना। ये इसके मुख्य लक्षण हो सकते हैं जो हम कॉमन तरह के सीजर में देखते हैं। जैसे किसी अन्य अंग की बीमारी होती है, वैसे ही सीजर जो है दिमाग की बीमारी होती है। इसमें अ, मुख्यतः अगर हम बात करें तो किसी वजह से अगर दिमाग डैमेज होता है, दिमाग का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा डैमेज होता है, तो वहां से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी अबनॉर्मल हो जाता है। तो दिमाग के डैमेज होने के वजह बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो कुछ जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं, कुछ बर्थ रिलेटेड कॉज भी हो सकते हैं कि जन्म के समय बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, या उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, डिलीवरी डिफिकल्ट रही, या डिलीवरी के टाइम पे इन्फेक्शन लग गया, डिलीवरी के तुरंत बाद उसको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, बच्चा देर से रोया। अगर हम बात करें, हम एज ग्रुप के हिसाब से बात करें, और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे कुछ ऐसी होती है कि बचपन की चोट हो गई, उसमें भी हो सकता है। और कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं कि जिसमें कि दिमाग का इन्फेक्शन हो गया, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, या फिर दिमाग में कोई कीड़े की गांठ हो सकती है, जिससे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, दिमाग की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। उससे ऊपर अगर एज में बढ़े अगर हम, तो यूजुअली ऐसा हम लोग देखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 18-20 साल की एज में जो एपिलेप्सी होती है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण जो ब्रेन इंजरी होती है, उसकी वजह से हो सकता है। और उससे ऊपर अगर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पुरानी कोई डिसीज है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर पेशेंट का जो ब्लड प्रोफाइल है उसमें कुछ गड़बड़ी है, किडनी फंक्शन की वजह से, गड़बड़ होने की वजह से, सोडियम बहुत कम हो जाने की वजह से हो सकता है। उससे ऊपर अगर हम एल्डरली क्लास में बढ़े तो उसमें पुराने स्ट्रोक की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से एपिलेप्सी हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कोई ब्लड केमिकल डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है। तो देर आर वेरियस कॉजेज, बट उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की अबनॉर्मलिटी होती है, वो एक कॉमन चीज होती है, वो कॉमन फिनोमिना होता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें कि वो इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मलिटी होती है, जो कि अल्टीमेटली वो फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे कॉमन होता है, उसको हम लोग जनरलाइज सीजर बोलते हैं। ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होता है, जो कि एक टिपिकल सीजर होता है, जिसमें कि सबसे पहले शरीर अकड़ जाता है, फिर उसके बाद कुछ जर्किंग होती है, और फिर एक अबनॉर्मल सी वॉइस के साथ में फिर वो शरीर धीरे धीरे ढीला हो जाता है। इसके अलावा जनरलाइज के अलावा कुछ पार्शियल या फोकल सीजर होते हैं, जो दिमाग के एक हिस्से के, एक पर्टिकुलर हिस्से के डैमेज होने की वजह से होते हैं। इसको हम फोकल सीजर बोलते हैं, और इससे होने वाली जो बीमारी होती है इसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं। फोकल एपिलेप्सी में शरीर का एक पार्ट अधिक उत्तेजित होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब ये पार्ट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है या बहुत इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, तो ये फोकल होने के बाद जनरलाइज में चला जाता है। यानी कि थर्ड टाइप हो गया फोकल विद जनरलाइज सीजर हो गया। फोर्थ टाइप का अगर हम बात करें तो एब्सेंस सीजर होता है, यानी कि अनुपस्थित दौरा। जैसे कोई किसी से बात कर रहा है, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो ब्लैंक हो जाता है, उसके बाद में फिर उसकी एक्टिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये अनुपस्थित दौरा, उसको, उसके ब्रेन में अब नॉर्मल एक्टिविटी तो हुई, लेकिन वो फिजिकल में जर्किंग नहीं हुई, बस वो शांत हुआ, अब नॉर्मल कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर उसके बाद चालू हो गया। तो ये कॉमन तरह के होते हैं। इसके अलावा कुछ एटिपिकल टाइप के होते हैं, जिसमें कि
सेंसरी सीजर्स होते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे बिहेवियरल मोटर अरेस्ट होते हैं, कुछ उस टाइप के सीजर भी होते हैं। कुछ ऐसे टाइप के भी सीजर होते हैं कि जिनमें व्यक्ति बहुत तेज तेज से हंसने लगता है, जिसको हम जिलेप्टिक एपिलेप्सी बोलते हैं, जिलेप्टिक सीजर्स बोलते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर डिपेंडिंग ऑन द एरिया दैट इज इन्वॉल्व इन द ब्रेन। लेकिन सबसे जो कॉमन होता है वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, फोकल सीजर और एक्शन सीजर होते हैं। डायग्नोसिस के लिए सबसे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, जो कि मुख्यतः पेशेंट के जो साथ रहता है, जो पेशेंट को ऑब्जर्व करता है, जो पेशेंट के बाई स्टैंडर्ड होते हैं, वो लोग बता सकते हैं कि कैसे उसको प्रॉब्लम हुई या किस तरह का अटैक आया, क्या हुआ, फर्स्ट सिम्टम क्या था, सेकंड क्या था, फिर कैसे प्रोग्रेशन हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होती है क्लिनिकल हिस्ट्री, और उसने जिसने कि आई विटनेस किया हो। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कैप्चर हो सकता है। एंड थर्ड थिंग, जो हम लोग अगर हॉस्पिटल में आने के बाद में टेस्ट करते हैं, तो ईईजी एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं। उसमें हम ईसीजी की तरह दिमाग में इलेक्ट्रोड लगा करके हम चेक करते हैं, और इससे ये पता चलता है कि पेशेंट का जो झटके हैं वो एक एरिया से इन्वॉल्व में जनरलाइज्ड है या किस पैटर्न के हैं। इससे हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प मिलती है, और किस टाइप का इपिलेप्सी है या सीजर है, तो उसको ट्रीट करने में भी आसानी मिलती है। एंड MRI, CT स्कैन एंड अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, दीज आर सेकेंडरी थिंग, जिसमें कि हम लोग उसको चेक करके पता करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्लिनिकल हिस्ट्री, सेकंड थिंग उसका कोई वीडियो कैप्चर या रिकॉर्ड, एंड थर्ड थिंग इज EEG, एंड इनटू पेशेंट CT स्कैन एंड MRI इज आल्सो रिक्वायर्ड। अगर हम ऐसे सीजर के पेशेंट की हम बात करें, तो उसमें सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट से पहले उसको हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि सीजर का एक एपिसोड होता है, जो कि एपिसोड होने के बाद थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट की हैंडलिंग कैसे हो उसका हम ध्यान रखते हैं, कि उसको हम एक करवट करके रखना है, उसको प्रेस नहीं करना है, उसका कोई टाई कॉलर कुछ नॉट है तो उसको ढीला कर देना है, उसको कंफर्टेबल सिचुएशन में रखना है, उसका कोई ऑक्सीजन या सांस का कोई रास्ता रुका तो नहीं है, उसको मुंह में कुछ डालना नहीं है, चम्मच या कोई भी चीज लगाना नहीं, कुछ सुंघाना नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइमरी उपचार के लिए हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद में उसको एंटी सीजर मेडिकेशंस देनी होती हैं, जिससे कि वो सीजर कंट्रोल हो जाते हैं। कई बार ये सीजर 5 मिनट से अधिक टाइम के होते हैं, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टरी सीजर बोलते हैं, उसमें हमें थोड़ा एग्रेसिव ट्रीट करना होता है, ताकि उसमें हमें ब्रेन डैमेज होने से बच जाए। बाकी पेशेंट्स को हम स्टेबलाइज करके और उसको हम एंटी सीजर मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली सीजर ब्रीफ होता है, शॉर्ट लास्टिंग एंड सेल्फ लिमिटिंग होता है। एक एपिसोड की बात करें तो ये कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक हो सकता है, लेकिन कई बार बहुत ऐसा रेयर होता है जिसमें कि ये सीजर 5 मिनट के ऊपर जाता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंट सीजर बोलते हैं या रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये मल्टीपल एपिसोड्स होते चले जाते हैं, और बीच में पेशेंट को होश नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे सुपर रेफ्रैक्टरी जो स्टेटस आ जाता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस आ जाता है, कि वो रिफ्रैक्टरी है और वो कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही है, हम 1 2 3 4 5 दवाइयाँ दे रहे हैं। तो ये लंबा ड्यूरेशन था, लेकिन ये बहुत बहुत कम होता है। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो कुछ सेकंड से लेकर के और कुछ मिनट तक के जो दौरे होते हैं उनको हम लोग आमतौर पर देखते हैं 90 to 95% पेशेंट। अगर हम बात करें सीजर और एपिलेप्सी की, तो इसका डिफरेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूजुअली आम लोगों में एक कंफ्यूजन रहता है कि एपिलेप्सी और सीजर एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। अगर किसी को सीजर आ रहा है, मतलब दौरा आ रहा है, फिट आ रहा है, एक सिंगल अटैक है, तो उसको हम सीजर का ही अटैक बोलेंगे। लेकिन अगर किसी को अनप्रोवोक्ड सीजर्स हैं और वो बारंबार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इसको हम सीजर की बीमारी यानी कि हम एपिलेप्सी बोलेंगे। तो सीजर का एक सिंगल अटैक हो सकता है, लेकिन जब ये बार बार होता है तो ये एपिलेप्सी होती है। तो एपिलेप्सी एक डिजीज है,
और सीजर एक सिम्टम है, एक लक्षण है उस एपिलेप्सी का। सीजर में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है ब्रेन में, और इसमें कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ये बार बार सीजर होते हैं, उसकी वजह से ब्रेन के कुछ हिस्से में परमानेंट डैमेज आना शुरू हो जाता है। ऐसा एरिया जहाँ से ये सीजर ओरिजिनेट होते हैं, वो हिस्सा ज्यादा प्रोन रहता है इन चीजों के डैमेज होने के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि जब भी सीजर होता है तो उसको जल्दी से जल्दी हमें कंट्रोल करना होता है, अन्यथा जो ब्रेन का हिस्सा है वो डैमेज होगा, साथ में फिजिकल इंजरी भी होगी। और जितनी देर तक सीजर होंगे, जितना बार बार सीजर होंगे, फ्रिक्वेंट होंगे, उतना ही ज्यादा ब्रेन डैमेज होने का रिस्क भी रहेगा। अगर हम बात करें ट्रिगर्स की, तो ट्रिगर बहुत कॉमनली पाए जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कि ब्रेक थ्रू सीजर्स होते हैं। मतलब एक पेशेंट ऐसा है जिसको कि झटके की बीमारी है, उसको एपिलेप्सी है, और उसके वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सी है, देयर इज नो सीजर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन कई बार ऐसे ट्रिगर हो जाता है कि जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू सीजर आते हैं। मतलब कि अगर वो पेशेंट अपनी दिनचर्या सामान्य रख रहा है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको सीजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो रात में जग रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल वर्क कर रहा है, लंबे फास्ट रख रहा है, और कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा है जैसे कि ये सीजर प्रोवोक हो सकता है, ऐसी कंडीशन पे जो ये ट्रिगर्स होते हैं वो सीजर को बढ़ा देते हैं। उस दवा खाने के बावजूद भी झटके आ सकते हैं पेशेंट को। तो हमेशा ट्रिगर्स को कम से कम रखना चाहिए। ये ट्रिगर्स पर्सनल भी हो सकते हैं और एक जनरल भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फास्ट वगैरह है, ये सभी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे पर्सनल होता है कि अगर कुछ पर्सनल स्ट्रेस हो गया उसमें हो सकता है। कुछ पर्सनल ऐसी चीजें होती है कि स्मेल से हो गया, बहुत इंटेंस स्मेल से हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हमें अपने पर्सनल ट्रिगर्स क्या हैं वो फाइंड आउट करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और उनको मिनिमाइज करना चाहिए, जिससे कि हमें बार बार ऐसी चीजें। लाइफ स्टाइल अगर हम अच्छी रखते हैं तो उसे हमारे सीजर आने का जो चांस है वो बहुत कम रहता है। क्योंकि जो सीजर का जो थ्रेशोल्ड होता है, जिसपे कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है, उसके बाद वो ट्रिगर हो जाता है कि अब वो सीजर के रूप में प्रकट होता है, ऐसा कम हो जाता है जब हम पूरी नींद लेते हैं, पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, जब हम पूरी तरह से अपने बॉडी को, ब्रेन को रेस्ट दे रहे होते हैं, और कोई टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें, तो अगर हम लाइफस्टाइल बहुत कैजुअल रख रहे हैं, और जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देर रात तक जग रहे हैं, कभी अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये इन सब चीजों से सीजर आने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बैलेंस लाइफस्टाइल इज अ वेरी गुड थिंग where we can reduce the frequency of seizure without changing the medicines.